सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो के सीरीज में लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास, एनिसेंट हिस्ट्री को वन शॉट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो लगातार कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछ रहा है, और ये एनिसेंट हिस्ट्री का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब हमको अगर अगर इसी तरह का आप लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइव सेक्शन में आप देख सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। सबसे पहले भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किसने किया? यूनानियों ने। सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया? कपिल ने। सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया? कपिल। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हुआ? तो 13वीं शताब्दी में चोल वंश का क्या हुआ? अंत हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो 240 ईसा से लेकर 280 ईस्वी तक। श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब से था? तो 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो घटोत्कच। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो श्रीगुप्त का था। घटोत्कच किसका पुत्र था? श्रीगुप्त का था। घटोत्कच का शासन काल कब से कब तक था? तो 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक। उसके आगे बोलता है घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम बना। और चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया? तो कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया? तो कुमार देवी से किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। चावल का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? रंगपुर एवं लोथल से। चंद्रगुप्त प्रथम किसका उपाधि धारण किया? तो महाराजा धीराज का। चंद्रगुप्त प्रथम जो है किसका उपाधि धारण किया? महाराजा धीराज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम किया। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम किया। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त राजा कब बना था? 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त राजा कब बना? 335 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्तों के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 9 शासकों को। समुद्रगुप्त ने कितने शासकों को, आर्यवर्त शासकों को पराजित किया? 9 शासकों को। समुद्रगुप्त ने दक्षिणी वर्त के कितने शासकों से पराजित किया था? तो 12 शासकों से। उसके बाद भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया? तब भारत का नेपोलियन के नाम से। भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया? तब भारत के नेपोलियन। तब पूछेगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम क्या था? तो हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था? हरिसेन। वर्धन वंश का राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। वर्धन वंश का राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। थानेश्वर से फिर कहाँ चेंज किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अश्वमेधाकर्ता की उपाधि धारण करने वाला राजा का क्या नाम था? समुद्रगुप्त। अश्वमेधकर्ता का उपाधि धारण करने वाला राजा का क्या नाम था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधाकर्ता की उपाधि कब धारण किया था? 360 ईस्वी में। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता का उपाधि कब धारण किया? 360 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। महाराजा धीराज और विक्रांत या विक्रांक की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त। उसका किस शासक ने कविराज के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
समुद्रगुप्त किस भगवान के भक्त थे? तो विष्णु को। समुद्रगुप्त जो था किस भगवान का भक्त था? विष्णु भगवान। समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? तो हिंदू धर्म। समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? हिंदू धर्म। उसके आगे फिर बोलता है क्या कि समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो रामगुप्त। समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? रामगुप्त। रामगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त का। रामगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का था। उसके बाद गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था? रामगुप्त। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था? रामगुप्त। रामगुप्त की हत्या किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त का हत्या किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखें जो कहीं ना कहीं एनिसेंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।